तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 11 जो है पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी इंट्रोडक्शन इसमें करेंगे क्योंकि वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम पेरीमीटर की डेफिनेशन करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है वो हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो ये मेरे पास 10 मीटर की एक वायर है, राइट। 10 मीटर की वायर है, जो ये इसकी टोटल लेंथ दी हुई है ना, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो 4 मीटर की है इधर से, तो ब्रेड्थ भी इसकी, ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में आपको पता है इक्वल होती हैं। तो ये है 1 मीटर की, तो ऊपर वाली भी क्या होगी 1 मीटर। अभी मैंने पेरीमीटर क्या बोला कि इसकी जो वायर की टोटल लेंथ है ना, वही उसका पेरीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर कितना था 10 मीटर। तो इसी वायर को मैंने रेक्टेंगुलर शेप में चेंज कर दिया, तो क्या इसका पेरीमीटर चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि टोटल लेंथ तो सेम ही रहेगी। तो इसका पेरीमीटर 10 कैसे आएगा? अगर मैं इन सब साइड्स को ऐड कर दूं, तो यहां से मेरे को पेरीमीटर का फॉर्मूला मिल जाता है, या पेरीमीटर की डेफिनेशन मिल जाती है। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी शेप आप ले आओ, उसका पेरीमीटर सारी की सारी साइड्स को प्लस करने से ही आएगा। अब यहां पे 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये 2 दिया है, ये 8 दिया हुआ है और ये 9 दिया हुआ है, और बोलता है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करो। तो क्या करना है आपने, 5 + 4 + 3 + 2 + 8 एंड +9 आपको क्या देगा, आपका पेरीमीटर। तो जितनी भी इस चैप्टर में शेप्स आएंगी ना, हम उन सब का एक एक करके यहाँ पे पेरीमीटर लिख देते हैं, ताकि आपको फॉर्मूलेस पता चल जाए कि क्या फॉर्मूले होंगे। अगर हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनाने जाएं तो क्या आएगा, ये इसकी क्या होती है ब्रेड्थ, ये क्या होती है लेंथ। दैट मीन्स हम क्या लिख रहे हैं, पेरीमीटर को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ प्लस लेंथ एंड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, जो आ जाता है 2L + 2B। 2 कॉमन आ गया, L + B अंदर रह गया। तो 2 × L + B क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। इसी तरह हम बाकी की जितनी शेप्स इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी, उनके पेरीमीटर हम लिख लेते हैं। तो ये है हमारे 4 शेप्स के पेरीमीटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल। अगर वो हाफ ऑफ सर्कल है तो ऑब्वियसली उसका पेरीमीटर भी जो पूरे कंप्लीट सर्कल का हाफ होगा। तो 2πr इसका है सर्कल का, तो सेमी सर्कल का होगा 1/2 × 2πr, जो कि इक्वल आ जाता है πr के। स्क्वायर का आपको ऑलरेडी पता होगा कि चारों साइड्स को प्लस करके तो क्या बन जाएगा, 4a बन जाएगा, मींस 4 × a। रेक्टेंगल का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है। अब हम बात करते हैं एरियाज की। पहले हम एरिया को समझते हैं कि एरिया होता क्या है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो एरिया क्या होता है, कैसे फाइंड होता है एरिया? कुछ शेप्स में तो मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन बाकियों में कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम उनका डायरेक्ट लिख लेंगे। देखो, ये हमारी एक रेक्टेंगल है। एरिया की डेफिनेशन क्या है? एरिया की डेफिनेशन है कि एक शेप के अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ सकते हैं, उन नंबर ऑफ स्क्वायर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, लेंथ वाइज और ब्रेड्थ वाइज अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो आपका वो एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे? मान लो यहां पे 3 इसका लेंथ है इस रेक्टेंगल की, और 2 इसकी ब्रेड्थ है। अब मैं इसके अंदर स्क्वायर्स डालूंगा 1/1 के, ठीक है। 1 मीटर ही उसकी लेंथ है, 1 मीटर ही उसकी ब्रेड्थ है, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो 1 मीटर हो गया कवर यहां से, ये 2 मीटर कवर हो गया, तो ये 3 मीटर पूरा का पूरा कवर हो गया। अब नीचे को भी मेरे को 2 मीटर चाहिए, तो देखो यहां से तो 1 मीटर हो चुका है कवर, 1 मीटर इधर से हो गया, और ये पूरा का पूरा जो हमारी रेक्टेंगल है शेप, वो कवर होगी। मैंने अब बोला आपको कि जो स्क्वायर्स हैं हमने लेंथ वाइज मल्टीप्लाई करवाने हैं, तो लेंथ वाइज कितने स्क्वायर्स आए हमारे पास, 1 2 3, और फिर हमने ब्रेड्थ वाइज भी मल्टीप्लाई करवाने हैं, तो 1 2, कितना आ गया 2। तो 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर
हमारा इस रेक्टेंगल का एरिया आया। इसकी लेंथ कितनी थी 3 और ब्रेड्थ कितनी थी 2। हमने उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करवाया ना, इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया कितना आता है L इंटू बी। तो इस तरह से थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा समझाना था कि एरिया कैसे बनाया जाता है। इतना डीप में हम जाएंगे नहीं, लेकिन मुझे था कि एक बार आपको डेफिनेशन जरूर बता दूं इसकी कि ऐसे बनाया जाता है एरिया। अब हम इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं, इसके बाद थोड़ी सी 1-2 शेप्स और हैं, उनके फॉर्मूलाज की बात करेंगे, फिर हम हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना 4, उसके ऊपर चलेंगे। रेक्टेंगल का एरिया जैसे आप पहले कर चुके हो L इंटू बी। स्क्वायर का क्या आएगा A इंटू ए स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का फिर क्या आ जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल का है। ये सारे के सारे एरियाज के बाद एक और शेप है, 2-3 और शेप है, एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रायंगल है, उसके बारे में भी अब हम उसके एरिया के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये 2 शेप्स और हमारे पास आती है। एक है पैरेललोग्राम जिसको ऐसे डिनोट करके लिखा जाता है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। उसके बाद यहां से हमने क्या ड्रॉ करा हुआ है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाया। उसकी हमने क्या मान लिया, उसको क्या बोला हमने, h मीन्स हाइट। ठीक है, उसकी जो लेंथ है उसको हमने h मान लिया, और जिसके ऊपर, जिस साइड के ऊपर ये आके बन रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका बेस। तो पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल की। देखो अगर मैं इसका हाफ कर दूं ऐसे करके, एक लाइन यहां से लेके आऊं इधर को कर दूं, तो क्या शेप मिल जाएगी मेरे को, ये वाली शेप नहीं मिल जाएगी ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल अगर हाफ है पैरेललोग्राम की, तो उसका एरिया भी तो हाफ ही होगा ना पैरेललोग्राम का। तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल के एरियाज एंड पेरीमीटर्स हमने कर लिए। एक और पेरीमीटर आता, एक और एरिया की बात करते हैं हम इसमें, जो है अगर हमारे पास ट्रायंगल आ जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका एरिया किसके इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है √3/4 तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, और ये नॉर्मल ट्रायंगल का फॉर्मूला। कोई भी ट्रायंगल दियो, अगर वहां पे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर देता है तो आपका एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 दैट्स इट। ये जो हाइट है इसकी, ये आपको पता है, ये यहां से कहीं से आ रही होगी, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हाइट होगी, ये बेस हो गया। अगर यहां से मैं बना देता हूं तो ये हाइट होगी, ये बेस हो गया। इसी तरह से इसमें भी होगा, अगर मैं यहां से नीचे को हाइट प्रोड्यूस कर देता हूं तो ये हाइट होगी, ये बेस हो गया। लेकिन एरिया सबका सेम ही रहेगा, एरिया कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया 20 आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 20 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 20 आएगा। एरिया सेम रहेगा, लेकिन जो बेस है और जो हाइट है सिर्फ वही चेंज होंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। अगर कंबाइन करके फिगर्स आ जाती हैं तब एरिया कैसे फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। ये मान लो जो अंदर वाली है वो स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है ABCD, और ये हमारा क्या है, एक सेमी सर्कल है, ऊपर भी है और नीचे को भी एक सेमी सर्कल गिवन है। इसकी जो लेंथ है वो L मान लेते हैं और ब्रेड्थ B मान लेते हैं। अब वो कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड करके दो, तो इसका एरिया क्या आएगा, एक तो आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। इन तीनों का एरिया अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस एरिया कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल।
इन तीनों का एरिया निकाल के हम तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा। ऐसी शेप्स नहीं आएंगी, कोई भी अलग अलग शेप्स आपको दे सकता है। जैसे यहाँ पे 2 सर्कल और लगा देता अगर, तो हम 2 और सेमी सर्कल इसमें ऐड कर देते। फिर उसके बाद आपको ये भी दे सकता है, अगर आपके पास ट्रायंगल एक दे देता है आपको, नीचे यहाँ पे सेमी सर्कल लगा देता है, तो ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दो और सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ इनसाइड आउटसाइड। जो एक पाथ बना होगा वो इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। पहले हम आउटसाइड की बात करते हैं। मान लो वो कहता है कि एक पाथ है आउटसाइड दी रेक्टेंगल। अब वो क्या करेगा, आपको पाथ की विड्थ हमेशा गिवन करेगा। तो मान लो इसकी विड्थ वो आपको दे देता है 3 मीटर। हर जगह से ये 3 मीटर ही होगा फिर। तो ये होगी पाथ की विड्थ। अंदर वाला जो रेक्टेंगल है मान लो वो दिया हुआ है लेंथ 8 मीटर और जो ब्रेड्थ दी हुई है वो 5 मीटर लगा लो, राइट। अब वो कहता है एरिया फाइंड करो सिर्फ ये पाथ का। ये जो पाथ जा रहा है ना इधर से, सिर्फ और सिर्फ हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक हमारे पास क्या हो गया, स्मॉलर रेक्टेंगल आ गया, एक आ गया हमारे पास बड़ा वाला रेक्टेंगल, बिगर रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉलर वाले की लेंथ और ब्रेड्थ तो है, लेकिन हमें बाहर वाले की भी चाहिए अगर हमें सिर्फ पाथ का एरिया फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं पाथ के एरिया की। मान लो ये जो बीच वाला रेक्टेंगल है ना, ये जो बीच वाला रेक्टेंगल है इसको निकाल लो बाहर, इसको भूल जाओ कि इसके अंदर ये है भी। तो क्या होगा, ये देखो ये बिगर रेक्टेंगल है, इसका हमने टोटल एरिया फाइंड कर लिया। तो टोटल एरिया में सारा का सारा पाथ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, पाथ का एरिया भी आ जाएगा और अंदर जो छोटी रेक्टेंगल थी उसका एरिया भी आ गया। हमें किसका फाइंड करना था, सिर्फ और सिर्फ पाथ का। हमारे पास किस किस का आ गया, ये छोटी रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया और साथ में पाथ का एरिया भी आ गया। अब छोटी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो, उसको पूरी बड़ी वाली में से माइनस कर दो, तो ये वाला जब एरिया निकल जाएगा तो बचेगा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ पाथ का एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ आउटसाइड कैसे फाइंड होगा, इस तरह से फाइंड होगा। लेकिन उसके लिए हमें अब इस वाली रेक्टेंगल की क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। देखो यहां से लेके यहां तक तो ये है 8, उसके बाद इसकी विड्थ दी हुई है इधर से 3 और फिर इधर से 3। इसी तरह से ये यहां से लेके यहां तक तो दिया हुआ है 5 मीटर। उसके बाद यहां से यहां तक विड्थ दी है 3 मीटर और यहां से यहां फिर से 3 मीटर दी हुई है। तो टोटल फाइंड करो, ऐड करो, आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी बड़ी वाली रेक्टेंगल की। तो बड़ी वाली रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या आई, 8 + 3 11 + 3 14। तो लेंथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल इज 14 मीटर और उसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई, 11 मीटर। दैट्स इट। पहले इसका एरिया फाइंड करो, फिर अंदर वाली का एरिया फाइंड करो, अंदर वाली का एरिया बड़ी वाली में से माइनस करवा दो, आपके पास पाथ का एरिया आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं कि जो पाथ है वो अगर इनसाइड दिया है तो उसमें कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा। उसमें डिफरेंस यही आ जाएगा कि जब हम जो क्या कहते हैं रेक्टेंगल है वो अंदर की साइड में क्रिएट करेंगे तो हमें वो क्या कर देगा, हमें बस ये कर देगा कि उसने अब हमें बिगर वाले का लेंथ और ब्रेड्थ दी होगी, बस हमें अंदर वाली का फाइंड करनी होगी लेंथ और ब्रेड्थ। और ये अगर 3 मीटर फिर से वाइड है, सेम 3 मीटर वाइड है, तो हमने यहां पे क्या करा था, इनको ऐड करा था। इस बार हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस कर देंगे। ये टोटल कितना है, 11 है। इधर से भी 3 मीटर वाइड है, इधर से भी 3 मीटर वाइड है, तो 6 मीटर हम माइनस कर देंगे 11 में से, तो हमारा जो आ जाएगा वो है 5 मीटर। इसी तरह से यहां से पूरा का पूरा 8 है। अंदर वाला फाइंड करने के लिए 3 मीटर ये और 3 मीटर ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। 6 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 मीटर। अब मेरे पास फिर से अंदर वाली की भी वैल्यूज हैं, लेंथ और ब्रेड्थ है, बाहर वाली की भी लेंथ और ब्रेड्थ है।
तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इनसाइड दिया हो, अगर तो पाथ आउटसाइड बन रहा है तो आपने क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मतलब पता करने के लिए प्लस करना है विड्थ को। अगर इनसाइड दिया हुआ है तो आपने विड्थ माइनस कर देनी है बाहर वाले में से। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बता दिया है, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दो, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद क्रॉस रोड्स। अगर एक रेक्टेंगल के अंदर दो रोड्स बना दी गई हैं, रेक्टेंगुलर शेप में अंदर में दो रोड्स हैं, और वो कह देता है कि इन दो रोड्स का एरिया फाइंड करो, तो वो एरिया हमने कैसे फाइंड करना है उसके बारे में इस जो टॉपिक में है हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एक ABCD हमें क्या दी हुई है, रेक्टेंगल दी हुई है। ओके, अगर हम ध्यान से देखें, ये EFGH क्या है, अगर मैं इसको बाहर बना लूं ऐसे करके, EFGH, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ऑब्वियसली क्या हो गया, अगर लेंथ ज्यादा है तो ब्रेड्थ ज्यादा है, रहेगी तो रेक्टेंगल ही ना, क्योंकि उसमें एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है, तो रहेगी रेक्टेंगल जैसी मर्जी शेप हो। अगर लेंथ और ब्रेड्थ आ रही है तो वो रेक्टेंगल ही रहेगी। तो एक रेक्टेंगल हमारे पास आ गई, इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मान लो वो हमें दे देता है कि अगर AB की वो लेंथ हमें दे देता है गिवन 11 मीटर, और इधर से हमें वो दे देता है कितनी, 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर तो बहुत कम हो जाएगा, आप 8 मीटर ले लो यहां पे। ठीक है, तो यहां पे उसने 8 मीटर दे दी, यहां पे 11 मीटर दे दी। अब जो EF है वो आपकी किसके इक्वल होगी, 11 मीटर के। तो हमारे पास EF तो आ गई, GF कैसे निकालूं, वो GF के लिए क्या करेगा, आपको बोल देगा कि रोड की विड्थ है ना, वो 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, अपने हिसाब से जितनी भी वहां पे गिवन होगी वो आपको गिवन होगी। अगर रोड की विड्थ आपको गिवन है तो रोड की विड्थ क्या है, GF ही तो है। तो अगर GF आपको यहां पे 3 मीटर गिवन है तो बस अब आपका एरिया आ जाएगा आराम से। इसी तरह से हमारे पास ये भी तो रोड है, क्योंकि हमें टोटल एरिया फाइंड करना है ना दोनों रोड्स का। तो ये हमारी रोड आ गई, इसकी भी शेप बना लेते हैं यहां पे। तो ये है यहां पे I, J, K एंड L। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, और ये चीज कितनी आएगी, अब ये आएगी अब 8 मीटर। तो हमारे पास इसका भी एरिया आ जाएगा, इसका भी एरिया आ गया, इस रोड का भी एरिया आ गया, दोनों को प्लस करो आपका आंसर आ गया। क्या सच में आपका आंसर आ गया? तो आंसर इज नहीं। अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो ध्यान से, जब मैंने इस रोड का एरिया फाइंड करा तो मेरे पास ये जो PQRS मैंने अलग से बनाया हुआ है ना, ये वाली रोड का एरिया भी आ गया। लेकिन जब मैंने EFGH का एरिया फाइंड करा तब भी मेरे पास ये PQRS का एरिया फिर से आ गया। तो PQRS मेरे पास डबल हो गया। तो इन दोनों में PQRS क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बार चाहिए ना, तभी तो मेरा एरिया सही आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये जो PQRS है जो कि एक स्क्वायर बन रही है, कैसे? ये देखो PQRS इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो ये QR भी 3 है, SR भी 3 है, PS भी 3 है और PQ भी 3 है। तो ये हमारा क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम में से माइनस कर देंगे, तो हमारा रोड्स का, क्रॉस रोड्स का एरिया आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन समझने वाला है। ठीक है, पहले हमने इस रोड का एरिया फाइंड करा, देन हमने इस रोड का एरिया फाइंड करा, उसके बाद ये जो PQRS थी, ये जो रोड कॉमन चल रही थी दोनों में, तो इसके ऊपर ये थोड़ी है, पहले हम ये वाली रोड बनाएंगे, उसके बाद ये वाली रोड जब बनाने जाएंगे तो ये जो पहले से बनी हुई है इसके ऊपर एक और रोड बना देंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी बनी हुई है, इनको जस्ट कनेक्ट करेंगे। तो ये, लेकिन जब हमने एरिया फाइंड करा तो हमने तो इसको 2 बार ले लिया ना, जो कि गलत है, जिससे हमारा एरिया गलत आ जाएगा। तो एरिया को सही करने के लिए हमने क्या करा, PQRS जो कि एक स्क्वायर था, उसका एरिया हमने इन दोनों के सम में से
माइनस कर देना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको यहां पे करके भी दिखा देता हूं। देखो 11 इंटू 3 कितना आएगा 33, 8 इंटू 3 कितना आएगा 24, माइनस उसमें से कितना करना है हमने 9, तो ये हमारा आ जाएगा 757 माइनस 9, तो 48 मीटर स्क्वायर जो हमारा रोड्स का एरिया आ जाएगा। दैट्स इट, यही हमारा आंसर आएगा। आंसर फाइंड करना बहुत इजी है, फटाफट से मल्टीप्लाई करना है, बस ये चीज समझ में आनी चाहिए थी। तो चलिए इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का, उसको करते हैं। उसके बेस के ऊपर आपके ओलंपियाड के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ट्राइंगल। कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये एक रेक्टेंगल दी हुई है ए बी सी एंड डी, इसके अंदर एक शेप बनाई गई है ऐसे करके, ठीक है। एक यहां पे पॉइंट पे टच कर रही है ई, और एक यहां पे एफ, और एक बी पे। तो बी तो ऑलरेडी पॉइंट है। वो कहता है इसका एरिया फाइंड करो, मींस एरिया ऑफ जो उसने शेड करा हुआ है उसका एरिया फाइंड करके दो उसको। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। कोई भी शेप दे सकता है, जरूरी नहीं ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसे करना है वो देखते हैं। देखो अगर मैं पूरी की पूरी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, मैंने फाइंड कर लिया टोटल, राइट। तो उसके बाद अब आती है बात कि शेडेड पोर्शन कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये शेप क्या बन रही है, यहां पे मैं अलग से बनाता हूं इसको। ये बन रही है BCE, क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल नहीं बन रही है। अब रेक्टेंगल बन रही है, आपको पता है जो हमारी रेक्टेंगल है उसके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो यहां पे भी एक 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो दैट मीन्स ये BC क्या हुआ हमारा, हाइट परपेंडिकुलर है इसलिए, और ये फिर इसका क्या हो गया CE, ये हो गया हमारा बेस। हाइट भी आ गई, बेस भी आ गई, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। अब ऑब्वियसली हो जाएगा। तो एरिया इसका फाइंड हो गया ये वाला। फिर फाइंड कर लेंगे हम इस ट्राइंगल का एरिया। उन दोनों के एरिया को हम माइनस कर देंगे पूरी की पूरी रेक्टेंगल में से, तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ब्लैक से शेड करा हुआ है वो वाला एरिया हमारे पास बच जाएगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा शेडेड रीजन का। दैट्स इट। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल आएगा, मैंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में से एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, तो हम यहां पे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। दैट्स इट। तो दो ट्राइंगल्स बन रही थी साइड्स में, हमने माइनस कर दी पूरे के पूरे रेक्टेंगल में से, तो हमारे पास जो शेडेड पोर्शन उसने ब्लैक में दिया था उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस बुक में आपकी शायद ना दिया हो NCERT की, लेकिन ओलंपियाड में तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कोई और भी क्वेश्चन। तो यहां पे पेरीमीटर एंड एरिया की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है खत्म होती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।